1955 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद रुखसत हुए तो ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क की निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और फ़ौजी मुदाखलत भी पूरे अरूज पर थी। जनरल याहिया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कागज़ की तहरीर के ज़रिए इक़्तिदार मुंतकिल किया और भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज़ असम्बली के सरबराह बन गए। इन्होंने इक़्तिदार संभाला और जनरल याहिया को नज़रबंद कर दिया। बाकी ज़िंदगी में जनरल याहिया ज़्यादातर नज़रबंद ही रहेंगे। भुट्टो की फांसी के एक साल बाद सकूत ढाका का ये अहम तरीन किरदार इंतकाल कर गया। उधर पाकिस्तान से अलग होने वाले बांग्लादेश में एक के बाद एक फ़ौजी बगावत जन्म लेती रही। यहाँ तक कि अलहदगी के 4 साल बाद ही ढाका में शेख मुजीबुर रहमान को नौजवान फ़ौजी अफसरों ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। यूँ ही सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर सकूत ढाका के तीनों अहम किरदार भुट्टो, शेख मुजीब और जनरल याहिया मौत की वादी में जा सोए। पाकिस्तान में सानह की वजूहात जानने के लिए कमीशन बनाया गया। इस कमीशन के सरबराह बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस मऊदुर रहमान थे। इस कमीशन ने सकूत ढाका पर तफसीली रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन भी किया गया और सकूत ढाका के अवामिल भी लिखे गए। ये रिपोर्ट भुट्टो के दौर में मुकम्मल हो गई थी, लेकिन चंद मसलिहतों के पेश नज़र उन्होंने इसे शाया नहीं किया। वो दिन और आज का दिन ये रिपोर्ट कभी सामने ना आ सकी। इसके कुछ हिस्से भारत में शाया तो हुए, लेकिन पाकिस्तान में इसे कभी पब्लिक ना किया गया। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के चंद माह बाद तक मुल्क में मार्शल नाफिज रहा। भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज़ असम्बली के सरबराह थे। पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी और मगरबी पाकिस्तान के 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारतीय कब्जे में था। इन्हीं मामलात के हल के लिए 1972 में भुट्टो ने भारत से शिमला मुआहिदा किया। उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए भारत से 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वापस ले लिया। अब मसला था 90,000 जंगी कैदियों की वापसी का। भुट्टो ने चीन के ज़रिए मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता रोका। इन्होंने भारत से मुज़ाकरात किए कि अगर इंडिया पाकिस्तान में कैदी रिहा कर दे तो अक़वाम तीनों मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता नहीं रोकेगा। ये दबाव काम कर गया और पाकिस्तान के 90,000 कैदी रिहा होकर अपने वतन वापस आ गए। 71 की जंग में अमेरिका ने चूँकि पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से किए हुए सेटो और सेंटो के मुआहदे तोड़ दिए। लेकिन पाकिस्तान को ताकतवर आलमी इत्तेहादी तो चाहिए थी। इसके लिए भुट्टो ने इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बनाना शुरू किया। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसी बरस पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया और दोनों ममालिक के ताल्लुकात का एक नया आगाज़ शुरू हुआ। भुट्टो की सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन तैयार करना था और इस आइन में वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ा दिए गए और भुट्टो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का और भुट्टो दौर का एक और अहम वाक़या ये था कि इन दोनों ने अयूब दौर और इससे पहले लगने वाली सनदों और इदारों को सरकारी तहवील में ले लिया, जिसका अमली नतीजा अच्छा नहीं रहा और सनदें तबाह होने लगी। सनदें बेहतर करने के लिए भुट्टो ने रूस से बेहतर ताल्लुकात बनाए और मदद की तलब की। पाकिस्तान स्टील मिल्स भी भुट्टो दौर में बनाई गई, जबकि अयूब दौर में शुरू होने वाले तरबेला डैम भी इसी दौर में मुकम्मल हुआ। आइन की तैयारी के बाद भुट्टो का दूसरा सबसे बड़ा कारनामा एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना था। उनका नारा घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे अवाम में बहुत मकबूल था। ताहम इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बनाने की कोशिशों पर अपने प्रोग्राम की वजह से अमेरिका भुट्टो के खिलाफ सरगर्म हो गया कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को निशाने इबरत बनाने की धमकी दे डाली। अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी साल में भुट्टो से तारीखी गलतियाँ हुई। आम इंतखाबात 1978 में होना थे, लेकिन भुट्टो को इसके मुशीरों ने बताया कि अगर वो 1 साल पहले इंतखाबात करवा दें तो इनकी जीत यकीनी है और इस तरह वो मज़ीद 5 साल हुकूमत कर सकेंगे। भुट्टो के मुकाबले में अपोजिशन का मुश्तरका इत्तेहाद हुआ। इनमें भुट्टो ने वाज़ेह तौर पर मैदान मार लिया और 155 नशिस्तें जीती। अपोजिशन के हाथ सिर्फ 36 सीटें आईं। पीपल्स पार्टी जीत तो गई,
لیکن ان پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگ گیا۔ پی این اے دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ سیاسی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے مذہبی رنگ میں بدل گئی، اور وہ تحریک جو دھاندلی کے خلاف شروع ہوئی تھی تحریک نظام مصطفیٰ میں بدل گئی۔ اس تحریک کے نتیجے میں نظام مصطفیٰ تو نہ آیا، لیکن ضیاء الحق آ گیا۔ بھٹو ضیاء الحق پر بہت اعتبار کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایوب بھٹو پر اور سکندر مرزا ایوب خان پر اعتبار کرتے تھے۔ تاریخ کا سسٹم دیکھیے کہ ضیاء نے بھٹو کو، بھٹو نے ایوب اور ایوب نے سکندر مرزا کو دھوکہ دیا۔ سچ ہے کہ طاقت کے کھیل میں اخلاقیات نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔